हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्शियलाइज। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के पार्ट थर्ड, बीकॉम पार्ट थर्ड के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, जिसको हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FIM, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज हम थ्योरी क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी क्लास में जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय प्रबंधन के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। ये आपको 100% हर साल ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। भले ही इसके सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये चेंज हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड टाइम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो हम इसको इस तरह से इसकी डेफिनेशन को याद कर लें या ये कर लें, रिमेम्बर रखें, कैसे रखना है, ये चीज़ें हमको जानना है। ठीक, तो इसी बात को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वित्तीय प्रबंध की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध जो है दो शब्दों से मिलकर बना। ये कौन सा दो शब्दों का समूह है या दो शब्दों से मिलकर बना है? तो एक वित्तीय है, एक प्रबंध है। दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वित्तीय का मतलब या वित्तीय से आशा है कि वित्त संबंधित मतलब पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। ठीक, और प्रबंधन का तो आप जानते हैं, प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट किसी कार्य को कुशल और सर्वोत्तम व्यवस्था करना है। सर्वोत्तम व्यवस्था का मतलब कि किसी भी चीज को आप मैनेजमेंट, किसी भी चीज को आप मैनेजमेंट तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं अगर, तो वो चीजें वो अपने आप में एक बढ़िया अच्छे से करने की संभावना रहती है। सपोज दैट, तो हम यहाँ वित्त को, वित्तीय संबंधित जितने भी होंगे डिसीजन, सारी चीज़ों हम यहीं लेंगे, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डिसीजन, जो सारी चीज़ें ली जाती है, ये लिया जाता है किसके जरिए? तो CFO होता है, CFO, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना, CFO। एक तो CEO होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एक होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि सारे वित्तीय प्रबंधन जो होते हैं, वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी चीजें उसी के अंडर में होता है, और वही सारा डिसीजन लेती है। वही कौन कौन से डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन से रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, अतः वित्तीय प्रबंध का समूह आशय किसी व्यवसायिक उपक्रम की वित्त संबंधित कुशल व्यवस्था। कुशल व्यवस्था अगर अच्छी नहीं रहेगी तो मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं चलेगा। तो पता है आपको, ये पता होगा, जान करके हैरानी होगी कि कोई भी कंपनी जिसका हम शेयर अगर चाहते हैं खरीदना या फिर सेल करना, तो कंपनी का ना सबसे पहले हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है ना, तो फिर डाउट रहता है कि वैसी कंपनियों में पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। वो आगे की बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, वर्तमान में कंपनी और निगमों की स्थापना, उसमें से होने वाली करीब प्रतिस्पर्धा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। उसमें से साधनों के अनुकूलतम उपयोग मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है। जो भी चीज़ हमें उपलब्ध है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है या ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है ना, इसी को बोलते हैं अनुकूलतम उपयोग। और प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित किया है। अतः वित्तीय प्रबंध व्यापक रूप से व्यवसाय के प्रयुक्त कोषों के आयोजन, है ना, नियंत्रण, प्रसारण से जुड़ गया है तथा व्यवसायिक उपक्रम की सफलता की कुंजी बन गया है। अगर कोई भी बिजनेस सक्सेस होता है, बिजनेस अगर सक्सेस है, बिजनेस की सफलता है, तो इसका जो की फैक्टर जो होगा, ये की फैक्टर हम किसको देंगे? तो मैनेजमेंट को देंगे। अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका सफलता कभी भी हाथ नहीं लगेगा। बिजनेस की सफलता के जो सबसे की फैक्टर्स है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं प्रबंधन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग सब ने अलग अलग से डेफिनेशन दिया है। अब देखिए, जे एल मैसी साहब ने क्या दिया है के अनुसार, वित्तीय प्रबंध किसी व्यवसाय का वह
संरचनात्मक क्रिया है जो प्रचलनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने और उसका प्रभावशाली रूप से उपयोग करने के लिए दायित्व होती है। जाहिर सी बात है कि अगर फाइनेंशियल में ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं होगा, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं आएगा देखेगा, है ना, तो ऑब्टेनिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड नहीं होगा और ऑपरेशन भी इफिशिएंट तरीके से नहीं चलेगा। तो अगर मैनेजमेंट नहीं है तो फंड का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, ये सब सारी बातें हैं, सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डेफिनेशन देख लिया इसका। अब इसका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो है हर साल लगभग पूछा ही गया है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसके मॉडर्न अप्रोच किस तरह के थे और अभी वाले जो अप्रोच है वो किस तरह के। देखिए 2020 में 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा था ऊपर, 2021 में क्यों नहीं पूछेगा भाई, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या उसने डेफिनेशन पूछ रखा है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन पहला क्वेश्चन तो सेम ही पूछा है, दूसरा क्वेश्चन चेंज है। दूसरा क्वेश्चन चेंज में क्या है कि आधुनिक वित्तीय प्रबंध और परंपरागत वित्तीय प्रबंध किस प्रकार अलग है, भिन्न है। तो व्यवसायिक, जाहिर सी बात है ये भी देखिए अलग से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कहने का मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना अप्रोच, पहले का अप्रोच, वर्सेस मॉडर्न अप्रोच अभी जो चल रहा है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में डिफरेंस कहाँ पे है, इसी चीज को फाइंड आउट करना है ना। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले हम क्या करते थे, अब हम क्या करते हैं, आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। ये बात तो हम पहले ही जान लिए हैं भाई कि बिजनेस की सफलता के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, तो इसलिए मैनेजमेंट का हम डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देखेंगे, सीधा आएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच मेरा ये कहता है, पहले क्या होता था कि ये क्या करते थे कि कोषों का व्यवस्था करते थे, मतलब फंड प्रोक्योर करते थे या रेज करते थे, फंड लेकर के आते थे, फंड जुटाते थे, है ना, फंड जमा करते थे। वो डिफरेंट सोर्स हो सकता था, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, लोन एक्सेट्रा। लेकिन उसमें से डायरेक्ट हम क्या करते थे कि समय समय पर जितना आपको जरूरत पड़ रहा है उसको अपने कार्य को करने में लगाते जाते थे। कोई पहले कोई एडवांस टेक्निक इस तरह से नहीं आया था कि किस चीज़ के लिए हमको कितना खर्च करना है। ठीक, जितना ज़रूरत पड़ा। फॉर एग्जांपल इससे आप नॉर्मली इस तरह का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले सपोज दैट मंथली आपकी सैलरी आ जाती है 1 तारीख को, फर्स्ट, है ना। आप क्या करते हैं, 1 तारीख को सैलरी आई, सैलरी रखे और धीरे 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 जैसे जैसे आपको एक्सपेंस जरूरत लगा, खर्चा करते गए लास्ट में आपको क्या हुआ, आपकी 5 दिन पहले ही सैलरी खत्म हो गई, 5 डेज यहाँ से बचा हुआ है मंथ कंप्लीट होने में, दूसरी सैलरी आने में। तो ये जो मैनेजमेंट होता था ये मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हुआ करता था। कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमको किस चीज़ पे कितना खर्च करना है, क्या करना है, नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता था। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत पड़ी वहाँ से हम जो फंड रेज किए हुए थे, फंड प्रोक्योर किए हुए थे, वहाँ से हम ले लेते थे और इसी तरह से आगे चल लेते थे। इस तरह से हमारा दैनिक संचालन ये होता था, है ना। और इसमें बहुत सारी जो दिक्कतें आती थी, है ना, वो दिक्कतें ये आती थी जैसे कंपनी के प्रवर्तक वो पूंजी बाजार पूरा संगठन एकीकरण में, है ना, संविलयन में, है ना, समस्त अध्ययन निवेशक दृष्टिकोण से ये इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि वित्तीय प्रबंध के परियोजना प्रबंध न होकर बाहरी व्यक्तियों, मतलब पूंजी लगाने वाले व्यक्तियों और बैंकर्स जो व्यवस्था थी उसके मार्गदर्शन अधिक था। मतलब कि ये अपने बिजनेस पे कम ध्यान देता था, बाहर वाले के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता था। ये चीज़ें थी यहाँ, ठीक। अब जो भैया आया मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच नया अप्रोच, है ना, नया अप्रोच बात करेगा नए तरीके से। ठीक, नया तरीका क्या कहता है इसको हम देख लेते हैं। अब इस दृष्टिकोण से मूलभूत परिवर्तन हो चुका है भैया, जाहिर सी बात है, नई विचारधारा आई, अब इसके अकॉर्डिंग नया ये बनेगा, है ना। तो इसका क्या है संबंध, व्यवसाय आंतरिक संचालन से अधिक है, विषय के वर्णनात्मक पक्ष में अधिक ध्यान देने स्थान पर विश्लेषक के पक्ष में अधिक ध्यान दिया जाता है। विचारधारा, है ना, विषय वस्तु विस्तार के लिए कारण उत्तरदायी रहे। वर्तमान
शताब्दी में, विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हम कह सकते हैं क्या हुआ, मेरा शुरू हुआ है मॉडर्न अप्रोच शुरू हुआ था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पहले तक क्या था, पुराना वाला परंपरागत, जिसको अप्रोच बोलते हैं परंपरागत, या फिर ट्रेडिशनल रूल्स जिसको हम बोलते हैं, वो चीजें होती हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे सारी चीजें स्थापना जो हम करेंगे, करीब प्रतिस्पर्धा होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। हम जो फंड जो जुटाया था, तो वहां तो हम डेली यूजेस पे जब जितना खर्चा हुआ उस हिसाब से यूटिलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा यहाँ पे करना नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जो भी फंड जितना जिस चीज के लिए हमने तय किया है, निश्चित किया है, उतना वहां से फंड उतना ही यूज होना है। यहाँ पे कार्यशील प्रगति के लिए अलग जाएगा, है ना, दीर्घकालीन कार्य के लिए अलग जाएगा, सब चीज का यहाँ पे अलग अलग हम फंड का यूटिलाइज करना चाहेंगे। देखिए यूटिलाइजेशन की ओर प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित किया गया, वित्तीय नियोजन, नियंत्रक, निष्पादन, है ना, नवीन विधियों की तकनीक का विकास हुआ, है ना, जिनसे व्यावसायिक वित्त के आयाम प्रदान हुआ, जिसका संबंध कोषों के प्रभावपूर्ण एवं कुशलतापूर्ण से उपयोग से। ठीक, अतः आधुनिक रूप से वित्त का कार्य उच्च स्तर पर नीति निर्धारण एवं प्रबंधनीय के अधिक जुड़ गया है। इसके अंतर्गत कोषों के अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज की विवेक दर्शन किया जा सके। इस संदर्भ में दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, कोषों के वैकल्पिक उपयोगों का मूल्यांकन, जैसे पूंजी, है ना, पूंजी बजटिंग, है ना, व्यवसाय का वित्तीय सफलता, मापदंडों का निर्धारण, पूंजी की लागत तथा कार्यशील पूंजी, कार्यशील बोलते हैं वर्किंग कैपिटल को। ठीक, पूंजी बजटिंग, जब हम बजट बनाते हैं, बजट से ही तो क्लियर होता है कि किस व्यवस्था को कितना कितना एक्सपेंस करेंगे, जो हमारे पास फंड है उसमें से कितना चीजें हम उसको दिया जाएगा, ये सब चीजों का सबका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये अंग बन चुके हैं। ठीक, अब हम इसके बाद आ जाते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक पे। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, इस पे हम ध्यान देने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है। वित्तीय प्रबंधों की आधुनिक विचारधारा की निम्नलिखित व्यवस्था है। पहला, फर्स्ट, वर्णनात्मक कम, विश्लेषणात्मक अधिक। मतलब कि इसमें बातें कम होगी, काम ज्यादा होगा, मतलब आउटपुट हम इससे ज्यादा निकाल पाएंगे। आधुनिक वित्तीय प्रबंध, वर्णनात्मक कम, मतलब कि इसमें ज्यादा डिटेल में आपको, मतलब ये चीजें लिखने की वर्ड में कम लिखने देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें टेक्निक ज्यादा यूज हुआ जा रहा है। अब वित्तीय विश्लेषण की सांख्यिकी तथा गणितीय विधि विकसित हो गई है, जिससे हम आंतरिक, मतलब अंदर की और बाहर की परिस्थितियों के संदर्भ में संभावित विकल्प का शेष छांटा जा सकता है। ये एक सतत प्रक्रिया का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। मैनेजमेंट एक दिन का काम नहीं है। अब देखे होंगे कोई भी कंपनी जो जैसे वर्किंग में रहती है, तो उसके स्टाफ डेली जाते हैं, बेचारे वर्क करते हैं, वो है ना, सारे का सारा चीज सारे सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है। ये परंपरागत विचारधारा में वित्तीय प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर नहीं चलती थी। पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें नहीं चलती थी, लेकिन जब से मॉडर्न अप्रोच को हम फॉलो करने लगे हैं, मॉडर्न अप्रोच में ये सब सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और समाधान किया गया है। जबकि आधुनिक वित्तीय प्रबंध प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है भैया, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। किसमें, परंपरागत में, ट्रेडिशनल में, पुराने वाले में। अब तीसरा पॉइंट का है, तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि व्यावसायिक प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यावसायिक बिजनेस क्या है, व्यावसायिक प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। जी, वित्तीय फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के लिए तो वर्क करता है, क्योंकि उसमें सारी बातें वित्त से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। तो आधुनिक वित्तीय प्रबंध में प्रबंधक को व्यवसाय के अभिन्न अंग समझा जाता है। ठीक, अभिन्न का मतलब कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी का पार्ट है। व्यवसायिक प्रत्येक गतिविधियों का वित्त का प्रश्न जुड़ा हुआ है। ठीक है भैया। केंद्रीकृत स्वभाव, केंद्रीकृत स्वभाव का मतलब कि सेंट्रलाइजेशन, है ना, सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे केंद्रित करना। एक आधुनिक व्यवसायिक प्रबंध के क्षेत्रों में वित्तीय प्रबंध का स्वभाव केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत का सेंट्रल है, मतलब कि सारी चीजें का लेना देना किससे, पैसों से। पैसों से ही तो हर डिपार्टमेंट की दुनिया तय होगी, है ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये है वो है, तो सारे सारे डिपार्टमेंट जो है ना, तो ये सेंटर में रहता है फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर।
किसको कितना, सब सारी चीज़ों के बजटिंग होती है। कॉस्ट वाले कॉस्ट के ले जाते हैं, कॉस्ट का बजट करते हैं, है ना। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, वो सब सारी की सारी चीज़ें के बीच में ये घिरा हुआ रहता है। सारा काम इन्हीं को देखना होता है ना। वि- उत्पादन कहाँ से होगा, विपणन कैसे होगा, कर्मचारी प्रबंधन, हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे अधिक से अधिक अपना ये करने के लिए संभव है। यही वित्त का केंद्रीकृत वांछनीय नहीं है। ठीक, चलिए फिफ्थ पॉइंट पे, उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंधक को उपक्रम के सर्वोच्च प्रबंध के लिए निर्णय लेने में सहायता पहुंचाएगा। जाहिर सी बात है, वित्तीय प्रबंध अनुक्रम के वित्तीय स्थिति तथा किसी अवधि विशेष के कार्यों को निष्पत्ति के संबंध में आवश्यक तथ्य और आंकड़े के प्रतिवेदन उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत कराता है, जिसके आधार पर उच्च प्रबंधक ठोस निर्णय लेता है। जाहिर सी बात है कि अगर उसको सारी चीजें, उच्च प्रबंधकों मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए तीन तरह का मैनेजमेंट व्यवस्था काम करती है। एक टॉप मैनेजमेंट होता है, दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए आप लोग। तीसरा होता है मेरा ऑपरेशन मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट। बोलिए बोलिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। समझ में आ रहा है ना। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, व्यवस्था बनाता है। ठीक, ये देता है मिडिल मैनेजमेंट को। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑपरेशन लोअर जो है, लोअर को ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, उनसे ये सब सारा चीज असाइन करके उससे काम वाम कराना। टॉप मैनेजमेंट ना कोई भी व्यवस्था बनाता है, कोई भी रूल रेगुलेशन जो होता है ना उसका अपना, वो सब सारी चीजों पे ध्यान दे करके उसको बनवाता है। ठीक, अब फॉलो करना होता है लोअर मैनेजमेंट को, है ना। मिडिल मैनेजमेंट जस्ट उसमें एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है टॉप को लोअर से। ठीक, और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम मिडिल मैनेजमेंट वाले भी करते हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट बेसिकली मेजर डिसीजन में, जहाँ पे मेजर कार्य, मेजर काम है, बड़े बड़े काम है, उन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है इसका वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण। आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध के क्या हैं, ये प्राप्त करेंगे, उपयोग के लिए योजना बनाएंगे, उसके अनुसार साधन प्राप्त करना है, उसका प्रभावी उपयोग है, बजट के अनुसार नियंत्रित करना है, विचलनों की खोज करना है तथा सुधारण का शामिल होना है। देखिए वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण, नियोजन का मतलब बोलते हैं प्लानिंग, नियंत्रण का मतलब कंट्रोलिंग, है ना। ये पढ़े होंगे आप लोग, ट्वेल्थ क्लास में पढ़े थे, इसको प्लानिंग बोलते थे, पढ़े थे, बताइए हाँ या ना। ये है कंट्रोलिंग। हाँ, जब पूछना हो तो ऑन कीजिएगा, या फिर जो जवाब हम पूछते हैं तो है ना ऑन कीजिएगा, फिर म्यूट कर दीजिएगा। ठीक, देखिए प्लानिंग में क्या है, पहले हम सोचते हैं किसी चीज को काम करने से पहले। कंट्रोलिंग कब करते हैं, जब वो काम हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट पे हम देखते हैं कि जो हमने सोचा था उतना कर पाए कि नहीं, कितना हम नियर बाई निकट पहुंच पाए, कितने नजदीक पहुंच पाए अपने ऑब्जेक्टिव से, जो हम चाह रहे थे वहां से हम कितना नजदीक हैं। इन सब सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्लानिंग में हम सोचते हैं, पहले कार्य करने से पहले सोचा जाता है कि इस कार्य को करना है ना, कैसे क्या करना पड़ेगा, ये वो। सपोज दैट एक मामूली सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि कितना दूर है, कैसे जाना है, किस सवारी से जाना है ना, है ना। पूरा माइंड में वो चीजें फिट हो जाती है, उसी हिसाब से फिर आप क्या करते हो, आपके लिए जाना आना जो आप सोच रहे थे उसी के अकॉर्डिंग। सपोज दैट प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी कभी नहीं भी हो पाता है, अंश बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको तब पता चलेगा जब आप कंट्रोलिंग, देखिए करने से पहले जो सोचा उस पे पूरा सोच विमर्श सोचा जो जाता है, विमर्श किया जाता है, तो वो प्लानिंग कहलाता है, जिसको हम नियोजन करते हैं। और नियंत्रण का मतलब ये होता है कि जो काम हो चुका है अब हम उसको कंट्रोल करेंगे, मतलब कि वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक कैसा रहा, क्या रहा, नहीं रहा, उन सब सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सपोज दैट एक बार गलती भी हो भी सकती है तो दूसरी बार हम उसमें सुधार लाए, तीसरी बार और ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस किसमें भाई,
वही जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसमें बुलेट पॉइंट में दिया था, अब देखिए इसमें पूरा दिया है सीधा सीधा, ट्रेडिशनल में और मॉडर्न अप्रोच में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं। परंपरागत में आधुनिक में क्या है, देखिए विचारधारा का वर्णनात्मक संकोच है, इसी को उसने पॉइंट में दे रखा था, है ना। जब भी लॉन्ग आंसर में लिखेंगे, लिखना होगा तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कम नंबर में आ रहा है लिखने के लिए, है ना, जिसको बोलते हैं लघु उत्तरीय, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आएगा तो उसको जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ऊपर, पॉइंट बना करके उस तरह से लिखना पड़ेगा। अब आधुनिक विचारधारा का ये विश्लेषण व्यापक होता है। दोनों का जो अभी तक हम पॉइंट पढ़े हैं ना, उसी पॉइंट के रिगार्डिंग ये दे रखा है। यह विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध स्पोरेडिक होता है, मतलब यंत्रिक होता है। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंध एक नियमित और निरंतर, ये कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस है मॉडर्न वाला। जबकि ये विचारधारा जो था, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये कंटिन्यूअसली नहीं चलता था। थर्ड पॉइंट, यह विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध को अहमदपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। ठीक, इस वित्तीय प्रबंध व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। मतलब इसमें ज्यादा फोकस अपने बिजनेस को दिया जाता है, इसमें पर्सन को दिया जाता था, बस ये याद रखना है। परंपरागत में, ट्रेडिशनल अप्रोच में व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, बिजनेस को कम। लेकिन इसमें क्या है, मैनेजमेंट को ज़्यादा दिया, बिजनेस को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर्सन को कम। ठीक, इसमें कोषों की उपलब्धि पर अधिक ध्यान दिया जाता था, मतलब कि कैसे फंड रेज होगा, किसी भी तरह से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, बड़ी मतलब इस पे मेन फोकस होता था। इसमें कोषों के समय युग, जो हमने पैसा ले करके आ गए, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, है ना, उस पे ध्यान दिया जाता है। क्या, अनुकूलतम, अनुकूलतम का मतलब कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे उस पे ध्यान दिया जाता है। ये बातें आ गई। पांचवा पॉइंट है, विचारधारा के प्रबंधनीय निर्णय के आधार अंतःप्रेरण इंस्टीट्यूशन के अनुभव थे। यहाँ निश्चयीकरण के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर, है ना, एक से एक चीज अब तो ये आ गई है ना, फॉर्मूला बेस्ड, ये बेस्ड, वो बेस्ड, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा। ये पहले तो ट्रेडिशनल यूज फॉलो कर रहे थे, तो मतलब ये नहीं बन रहा था, है ना, उस टाइम पे चीजें सुविधा नहीं थी लोगों के पास, तो वो परंपरागत वाले, है ना, प्रबंध को यूज कर रहे थे। अभी आधुनिक है, अब टेक्निकल, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे कैलकुलेट करना होगा कुछ, हमें 5 साल आगे के बारे में सोचना होगा, 3 साल आगे पीछे के बारे में सोचना होगा, हम कहाँ पे थे, कहाँ से कहाँ कैसे जा रहे हैं, है ना। अब सारी चीज़ों की कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है, तो इसलिए अब जो है मॉडर्न जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक, छठा पॉइंट, इस विचारधारा के अंतर्गत वित्त के दीर्घकालीन कोषों का प्रबंध अधिक बल दिया जाता है, मतलब कि जो लंबे टाइम तक जो जिसका हम यूटिलाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म हम जो हमारा होगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो होगा वो ना, जिसका जिसका हम लंबे टाइम तक यूटिलाइज करने वाले हैं। जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से हम क्या कर सकते थे, लॉन्ग टर्म एसेट खरीदते थे, उसका फिर उस हिसाब से हम ये करते थे, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता था। नहीं, अब क्या है, कार्यशील पूंजी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कार्यशील पूंजी का मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, पता नहीं है तो सुन लीजिए, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। तो मतलब कि आपके पास कितने करंट एसेट हैं, जो करंट एसेट उसको बोलते हैं जिस एसेट को, जिस एसेट, है ना, का यूटिलाइज हमें विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर करना है, उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट लाइबिलिटीज उसको बोलते हैं जिस लाइबिलिटीज को हमें विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है। तो अगर इसी इसी करंट एसेट से हम किसका पेमेंट करते हैं, करंट लाइबिलिटीज का, है ना। तो करंट एसेट हमारे पास इतने होने चाहिए जिससे हम करंट लाइबिलिटीज को सफिशिएंट तरीके से मीट कर रहे हैं, अच्छे से उसको किया जाता है। इस कोर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। वित्तीय प्रबंध के अनेक नवीन प्रकरणों को उतना ही ध्यान दिया जाता है, जैसे पूंजी की लागत एवं बजटिंग आदि। ठीक, तो ये बातें हैं। पहले ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आ सकते हैं तो वो आप याद रख लीजिए। लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है ना, लोन लॉन्ग टर्म वाले, है ना। और इसमें
और भी जिस लोन का पर्पस मेरा क्या है, मोर देन 1 ईयर है, सब लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे। ठीक, ये बात। 7वां पॉइंट मुझे क्या कहता है कि इसमें से एक बात पर अधिक बल दिया जाता है कि बाहरी व्यक्ति के आंतरिक प्रबंध को किस नजरिए से देखते हैं, है ना। इसी बात पे ध्यान दिया जाता था कि आउटसाइडर जो हैं हमारे बिजनेस को किस तरह से देखते हैं, हमारे हमारे मैनेजमेंट किस तरह से देखते हैं, इसी बात पे जोर दिया जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं है। अब इस बात पे बल दिया जाता है कि आंतरिक प्रबंध बाहरी दशाओं के परिप्रेक्ष्य किस प्रकार अपनी वित्तीय नीतियों का निर्धारण एवं प्रशासन का कार्य संपन्न करती है। मतलब कि अपने, पता है, अगर मैनेजमेंट बढ़िया है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, मैक्सिमम प्रॉफिट के मैक्सिमम चांसेस होती है। मैनेजमेंट अगर गलती करती है तो हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में हेवी लॉस भी हो, है ना। तो सारा का सारा डिपेंड, है ना, मैनेजमेंट पे टिका हुआ। मैनेजमेंट जैसा वर्क करेगा, है ना, तो उसी हिसाब से वो कंपनी के ग्रोथ भी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक, तो ये बातें पे हमने इतना अभी तक ध्यान दिया। क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे, इसमें डिटेल एनालिसिस किया, है ना। तो आप लोग कंटिन्यूसली चाहते हैं अगर, है ना, तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं तो, और शेयर कर दीजिए जहाँ तक शेयर कर सकते हैं। ये चैनल जो है कॉमर्स के लिए, बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है ना। और कॉमर्स की सारी चीज़ें, अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी उससे रिलेटेड वीडियो, कोई स्पेसिफाइड टॉपिक है ना, छोटी से छोटी चीज़ों पे आप लोग को उससे रिगार्डिंग टॉपिक पे हम वीडियो बना के दे सकते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले पहले जो बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पूछ लूँ, उन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई है। अगर हाँ वह आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 8076226465। इस पर मैसेज कीजिएगा, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, है ना, करके इस पे जुड़ जाइए। और क्लास रेगुलर चाहिए वो भी मिल जाएगा, ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन भी क्लास होती है हमारी रेगुलर, और यूट्यूब पे क्लास चाहिए तो यूट्यूब पे भी हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन यूट्यूब पे कंटिन्यूसली बेसिस नहीं हो पाता है, हमारी ऑनलाइन क्लास रेगुलर चलती है। तो अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं, आप 11th स्टैंडर्ड के हैं, 12th स्टैंडर्ड के हैं, मतलब आई.कॉम में है या बी.कॉम में है या एम.कॉम में है या एम.बी.ए में है, अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट में दिक्कत है उससे रिलेटेड हमसे डिस्कस कर करके जुड़ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हम बैच बनाएंगे और फिर उसे कंटिन्यूसली चलाएंगे, है ना। सिर्फ दरभंगा वालों के लिए ये है कि दरभंगा में मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन भी चलता है 11th-12th वालों के लिए, और ये ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई भी कहीं से भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी हम क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ऑफलाइन भी दोनों। चलिए तो पूछ लेते हैं, बोलिए आप लोग, समझ में आ गया ये चीज़ें या इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, पूछिए। क्लियर है? चलिए